हम शुरू करते हैं चैप्टर बाजार दर्शन, क्लास 12 हिंदी, जो लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। और इससे पहले मैं थोड़ा सा इसकी समरी आपको बता दूं कि जैनेन्द्र कुमार के बारे में कि कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र कुमार की पहचान जो है वो अत्यंत चिंतक के रूप में रही है। बहुत सरल एवं औपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थशास्त्र एवं दर्शन से संबंधित गहन अध्ययनों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुस्पष्ट एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वह अत्यंत अन्यत्र दुर्लभ है। और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया था। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार का एक निबंध है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं जैनेन्द्र कुमार बहुत अच्छे निबंधकार थे, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य का जो सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग उसमें देखा जा सकता है। क्या किया है जैनेन्द्र कुमार ने, जो ये निबंध लिखा है बाजार दर्शन, ये व्यंग्यात्मक निबंध भी है और व्यंग्यात्मक इनका लेख है ये। ठीक है, व्यंग रचना है इनकी। अब देखना इसमें क्या व्यंग है, क्या निबंध है। कई जगह व्यंग भी है और कई जगह निबंध भी है। और लालित्य, इसमें इन्होंने क्या कहा है, जिसमें इनकी गहरी वैचारिकता, साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले से शुरू हुई है। 1-1.5 दशक, पिछले 1-1.5 दशक, यानी कि आप सन 2000 से ले लीजिए, सन 2000 से लेकर आज तक 2 दशक हो चुके हैं। ठीक है, दशक पता है आपको क्या होते हैं? आकाश, उजाला, भूमिका। दशक हम किसको कहते हैं, मैंने बताया भी था पहले आपको। 10 वर्ष का जो समूह होता है, हाँ 10 वर्ष, हाँ 10 वर्ष का जो समय होता है उसको दशक कहा जाता है। 2001 से लेकर 2010 तक का एक दशक, 2011 से लेकर 2020 तक का जो है वो दूसरा दशक। ठीक है, तो पिछले 1.5 दशक से ये शुरू हुई है, ये ऐसे कह रहे हैं, लेकिन 1.5 दशक हम पिछले 2019 भी, ये 2000 से लेकर नहीं होगा, हाँ सॉरी, कब से होगा, जब से ये इन्होंने ये रचना की थी, जब इन्होंने बाजार दर्शन की रचना की होगी। इनका निधन कब हो गया था? 1990 में। 1990 से पहले इन्होंने ये लिखा होगा। ठीक है, तो 1990 से पहले, 1990 से 10 साल पहले और ले लो, 1980-81 से लेकर 1980-90 तक हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इस बीच, इससे पहले ही इन्होंने ये लिखा होगा। ठीक है, इसमें ऐसा कहीं दिया नहीं है, अब देखूंगी मैं, इसका सर्च करके बताऊंगी कि आपको कि ये कौन से दशक में लिखा गया है। लेकिन 1971 या 1961 के आसपास तो ये जरूर होगा, 1961 वाले दशक में या 1971 वाले दशक की बात हो रही होगी यहाँ पर। ठीक है, तो तब से क्या, किस बात पे चर्चा हो रही थी? उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर। ठीक है, तो कई उपभोक्तावाद और बाजारवाद क्या है मैं आगे आपको बताऊंगी। एक बार मैंने असेंबली में भी ये इससे रिलेटेड स्पीच दी थी, आपको याद होगी शायद। ठीक है, तो आगे देखो, कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी उनकी मूल अंतर वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों, मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। जो बाजार होता है, कैसे वो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, कैसे हमें अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो इस बात के लिए वो बोल रहे हैं। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में अगर फंस गए तो वह असंतोष, घृणा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागो की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। ठीक है बच्चों,
आगे देखो, मैं चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ, चैप्टर को ध्यान पूर्वक सुनना। एक बार की बात है, एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास में थे। मैंने कहा यह क्या? बोले यह साथ थी। ठीक है, आप लोगों के पास बुक है? भूमिका, उजाला और आकाश, तो बुक खोली है आपने ना? बेटा बुक खोल के रखना, क्योंकि जब आप बुक खोल के रखोगे और मेरे साथ साथ आप बुक के साथ साथ चलोगे, मेरे साथ साथ चलोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो देखो, एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली सी चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। किसी, जो लेखक है वो अपने मित्र के बारे में बता रहे हैं कि वो जब बाजार गए तो कोई मामूली चीज लेने गए थे, लेकिन जब वो लौटे तो उनके पास बहुत सारे बंडल थे। मैंने कहा यह क्या? बोले यह जो साथ थी। मैंने कहा यह क्या? तो बोले यह जो साथ थी। कौन हो सकता है? यह जो साथ थी यानी कि उनके मित्र की पत्नी, अपनी पत्नी के लिए कह रहे हूं। उनका आशय था कि यह पत्नी भी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूं। किस महिमा का? किस महिमा के कायल होने की वो बात कर रहे हैं? आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। किस विषय में? आपको अभी समझ नहीं आएगा, जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे आप समझ जाओगे कि मैं किस बात पर बात कर रही हूँ। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री की माया जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। क्या होती है पैसे की गर्मी? क्या होती है पैसे की एनर्जी? पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? समझ रहे हो? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पैसा अगर लोगों के पास है, अगर उस लोगों ने उसको खर्च नहीं किया है, पता नहीं है अगर उन्होंने दिखाया नहीं है कि बहुत सारे सामान उन्होंने जोड़े हैं। देखो वो क्या कह रहे हैं कि पैसा अगर बैंक में है तो किसको क्या पता इसके पास कितना पैसा है, कितना अमीर है। ठीक है, यहाँ थोड़ा थोड़ा कमेंट भी है, व्यंग किया है लेखक ने। तो वो कह रहे हैं ये तो पैसा पावर है, पर उसके सबूत में अगर आसपास माल जमा न हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। अगर आपके पास अच्छा मकान है, कोठी है और गाड़ी वाड़ी है, नौकर चाकर है, तब लोगों को पता चलेगा अरे ये तो बहुत पैसे वाला बंदा है। अगर कोई, लेकिन इस समय जो है ये बहुत, जो पैसा है, पैसे की परचेजिंग पावर जो है, बहुत सारे लोगों ने अपने को कंट्रोल किया। बहुत सारे लोगों के पास, आपको पता नहीं होता है कि कितना पैसा होता है, लेकिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है और दिखता नहीं है, और जिसका हम सोच भी नहीं सकते कि किसी के पास ऐसा इतना पैसा भी हो सकता है। जो खेतों में किसान है, किसानी कर रहे हैं, उनके पास एक अच्छे से नौकरी करने वाले और एक अच्छे से मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के पास उतना पैसा नहीं हो सकता है जितना पैसा एक किसान के पास हो सकता है, या जो खेती में काम कर रहा होता है। वो क्या करता है? मेहनत करते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, हो सकता है कि वो जो मेहनत करे उसमें से बहुत सारा बचाते हैं, और हम कह नहीं सकते ना, क्योंकि हमको नहीं पता है। वो अब उन्होंने अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, हो सकता है उन्होंने बचा कर रखा हो। मतलब एक कहने की बात है कि जो मजदूरी करता है, हो सकता है मजदूरी करने वाला जो लेबर क्लास है या मिस्त्री है कोई, उसका खर्चा बहुत कम है, उसने अपने अपने को सीमित रखा है। बहुत उसकी अपेक्षाएं जो है वो असीमित नहीं है। अपने आप उसने एक संतुष्ट जीवन वो जी रहा है, और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जो कमा रहा है उसका 70% वो बचा के रख रहा है। ऐसा भी हो सकता है। और एक अच्छे से एक ठीक ठाक जो मिडिल क्लास का है, फैमिली है, वो क्या करती है, जितना कमाती है उतना ही वो खर्चा भी है।
हो सकता है उसके पास कुछ भी ना हो सकता है उसके पास उसका पैतृक उसके जो है पैतृक मकान हो या थोड़ा संपत्ति भी हो, लेकिन जरूरी नहीं है उसके पास बहुत ज्यादा पैसा भी हो। और ये भी जरूरी नहीं है कि कोई लेबर क्लास जो व्यक्ति है उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो हाँ, कुछ भी हो सकता है। हाँ, हम किसी चीज पर भी हम इसको चलकर नहीं मानकर नहीं ले सकते कि ये अमीर है ये गरीब है इस समय, आज के समय। लेकिन वो उस समय की बात कह रहे हैं, अगर नहीं दिखा, अगर आपके पास, देखो क्या कह रहे हैं वो, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। अगर कोई नहीं देखना चाहे फिर भी दिखते हैं, दिख ही जाता है। पैसे की उस परचेजिंग पावर का प्रयोग में ही पावर का रस है। जिसने पैसे को की का परचेजिंग पावर जिसको आ गई, जिसको परचेज करना आ गया, चीजों को सही से लेना आ गया और दिखाना आ गया, तो तभी परचेजिंग पावर का, तभी पैसे की पावर का रस है। तो कह रहे हैं तभी पैसा पता चलता है, हाँ कि पैसा है। ठीक है, अब आगे देखो। लेखक के अनुसार, हाँ, ये इसमें मेरी कोई अपनी राय नहीं है, ठीक है, मैं ये लेखक की विचारधारा से आपको अवगत करा रही हूँ। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। अब जो मैंने बात कही आपसे वही बात कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करते हैं, अपने साधनों को सीमित रखते हैं, सीमित साधनों में ही वो परिवार को चला लेते हैं। ठीक है, वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? लेखक कह रहा अपने मित्र से कि यह कितना सामान ले आए? तो मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा, यह देखिए, सब उड़ गया। यानी कि अपना पर्स सामने रखा और बोला कि सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपने परचेजिंग पावर के अनुपात में आया। अब जो सामान खरीदा गया है वो जरूरत के हिसाब से नहीं खरीदा गया है, वो पैसे की परचेजिंग पावर, कितना हमारे पास पैसा है, कितना हम मार्केट में लेके गए थे, उस हिसाब से वह सामान आया है। ठीक है, मैंने तब तय माना कि पैसा होता तो सामान और आता। कह रहे हैं ना लेखक, वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। ठीक है, लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। ठीक है, मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए? तो मित्र बोले, क्या बोले मित्र? देखो, मित्र बोले, कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया हो जाए जो ना फंसे। तो अब यहाँ किस बात की ओर संकेत किया गया है? यहाँ बाजार की चकाचौंध की ओर संकेत किया गया है। लेखक कह रहा है कि बाजार मनुष्य को अपनी ओर खींचता है। कैसे खींचता है? जैसे एक चुंबक खींचता है। लोगों के पास पैसा हो ना हो, बाजार की चमक हर किसी को आकर्षित करती है। ठीक है, आगे देखो। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है, आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूं। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। कितनी अच्छी इन्होंने वर्डिंग यहाँ पे कही है। बाजार लोगों को कैसे आमंत्रित कर रहा है, देखो। मैंने कहा, ठीक है, बाजार आमंत्रित करता है, आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो देखने में क्या हर्ज है? नहीं कुछ चाहते हो तो देखने में क्या हर्ज है? अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक है। अब यहाँ ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख्य, देखो, तो आप नॉर्मल बाजार में जाते हो तो वहां क्या होता है, उनके जो वर्कर होते हैं बाजार के, तो वो आपको बुलाते हैं, आवाज लगा लगा कर बुलाते हैं, आइए हमारी दुकान में देखिए, अरे देख तो लीजिए, आपको कुछ नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, कुछ पसंद आ जाए तो ले लीजिए, अगर नहीं पसंद आए तो। किस तरह से लोग वहां जो
वर्कर्स होते हैं कैसे उन लोगों को बुलाते हैं, ये आपने बाजार में देखा ही होगा। तो अब एक बात और यहाँ आ रही है कि ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक है। अब ये ऊंचा बाजार क्या है, देखो ये मॉल की बात कर रहे हैं, मॉल्स या बिग बाजार या जो इस तरह से होते हैं आपके यहाँ। और यह चाह जगाती है उस चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह,